जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज मैं पॉलिटी का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं आपके सामने। तो आपने इससे पहले के दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगी। हम आज इस लेक्चर में आपको क्राउन के अंडर में, यानी ताज, जो ब्रिटिश ताज के अंडर में जितनी भी जो संवैधानिक जो विकास हुए, संविधान के इतिहास में जो विकास हुआ, वो घटनाएं चर्चा करेंगे, उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहला चरण था 1773 से लेकर के और 1853 तक। ये क्या था? इस बीच में कंपनी का शासन और उसके अंतर्गत जो भी विकास हुए। ठीक है। दूसरा, आपको पता है कि 1857 में जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, 1857 स्वतंत्रता संघर्ष का पहला संग्राम जो हुआ था, शुरू हुआ। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में यहाँ का पूरा शासन प्रशासन ला दिया गया। तो 1858 में जो अधिनियम आया 1858 में, वो क्राउन का ही ताज के अंडर में ही आया और वहीं से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक आपको जो भी विकास हुए स्वतंत्रता मिलने से पहले तक, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से उसके प्रावधान थे, क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। 1858 का जो शासन अधिनियम आया था, तो इसमें दो तीन चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो तीन क्वेश्चन तो लगातार पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूछा जाता है अक्सर, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1858 का अधिनियम, इसके परिप्रेक्ष्य में कि शाही आदेश को किस किस वायसराय ने या किस गवर्नर जनरल ने पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था। ये दो दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ये कहाँ पढ़ा था और किसने पढ़ा था। एक तो ये है कि लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इसको, ये भी ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पढ़ा गया था, ये इलाहाबाद में। और डेट भी याद रखिएगा, डेट भी कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी। इसकी मुख्य विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं हम, क्या क्या हुआ था इसमें। ये भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसको कहा गया। इसमें वायसराय, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय कहा जाने लगा इस अधिनियम के बाद से। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि भारत का जो पहला वायसराय कौन था, तो वो ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग, ये पहला वायसराय और पहला और अंतिम गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये, और पहला वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में एक तो ये हो गया, द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत के राज्य सचिव की एक नियुक्ति की गई भारत राज्य के लिए। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, सृजन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है भारत सचिव को बनाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो बिंदुवार अगर हम देखें तो भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी के हाथों में चला गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल का पद नाम अब वायसराय कर दिया गया। इसमें से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लिश में, अंग्रेजी में वो कहा जाता है, और हिंदी में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, इन दोनों को
कर दिया गया। तो ये कब बने थे, ये मैं आपको थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ। 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो है बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस किस अधिनियम के द्वारा ये दोनों समाप्त किए गए। तो ये दो 1858 का अधिनियम याद रखिएगा। नेक्स्ट अधिनियम की तरफ चलते हैं, 1861 का अधिनियम। ठीक है, ये भारत शासन परिषद अधिनियम कहा जाने लगा, काउंसिल एक्ट कहा जाने लगा यहाँ से। 1818 का 61 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाने लगा। ये उदार निरंकुशता भी इसको कहा जाता है, यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ से इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ब्रिटिश जो सत्ता थी उसका विकेंद्रीकरण शुरुआत किया। आपको याद होगा कि इसके पहले 1773 से ले करके और 1853 तक इन्होंने सत्ता का केंद्र बिंदु एक ही जगह रखा। अब इन्होंने क्या करा कि उसको डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। डिसेंट्रलाइज करना का क्या मतलब हुआ कि नियम और अधिकार जो भी है अपना, इन्होंने मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको दे दिया। उनकी जो शक्तियाँ थी उनको पुनः उनको वापस कर दी गई। देखिए ये लिखा हुआ है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, मद्रास और मुंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ पुनः लौटा दी गई। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने की शुरुआत की गई। गैर सदस्यीय सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार ये क्वेश्चन बनता है कि कितने भारतीय गैर सदस्यीय रूप में कितने भारतीयों को पहली बार गवर्नर की काउंसिल में शामिल किया गया था। तो 3, और कौन कौन से वो भी ध्यान रखिएगा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें इसकी क्या खासियत रही, इसकी क्या विशेषता रही है कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में इसमें यहाँ पे जो राज्यों में राज्यों के विधायिकाओं वो शुरुआत की गई थी। यहाँ पे वो डेट लिखी हुई है 1862, 1866 और 1897। ठीक है, अगले नेक्स्ट देखते हैं क्या विशेषता रही। इसी अधिनियम के तहत 1861 के तहत जो आज का आप पोर्टफोलियो कैबिनेट सिस्टम देखते हैं ना, बोलते हैं ना कि ये कौन सा कैबिनेट हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, जितने भी हैं, जैसे कैबिनेट सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं, तो वो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जो आज आप देखते हैं अध्यादेश जारी होता है राष्ट्रपति द्वारा या राज्यों में राज्यपाल के द्वारा, तो वो कहाँ से हुई थी, तो वो शुरुआत 1861 के ही एक्ट से हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। इसमें नेक्स्ट जो अधिनियम आया था भारत परिषद अधिनियम, वो 1892 का अधिनियम था। ठीक है, 1892 का। 1892 में इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या करा था इन लोगों ने 1861 के अधिनियम में, इनको भारतीयों को बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार जो है दे दिया गया था ये 1861 में, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न जो है वो इस 1892 वाले भारत परिषद अधिनियम में उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसकी क्या विशेषताएं रहीं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई। ठीक है, जैसे केंद्रीय परिषद में 10 से 16 सदस्य कर दिए गए,
गैर सदस्य, उसमें गैर सरकारी 10 सदस्य थे। बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया सबसे पहले इसी 1892 में। ठीक है, तो बहस करने का अधिकार तो दिया गया, वहाँ तक बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन पूरक प्रश्न यहाँ पे बहस करने का अधिकार तो दिया गया, परंतु अनुपूरक प्रश्न उस पर नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरक प्रश्न अनुपूरक प्रश्न क्या है, बहस पे बजट पे क्या बहस होती है, कैसे उसका प्रोसेस है, किन किन चरणों से बजट गुजरता है, वो अगले के आगे आगे वाले आने वाले अध्यायों में उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अगला जो एक्ट है वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएं रहीं, इसकी क्या क्या खास विशेषताएं रहीं वो देखते हैं। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की संख्या, जो परिषदों में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, 16 से 60 सदस्य हो गए केंद्रीय परिषद में। प्रांतीय परिषदों में भी इनकी संख्या जो है वो समान नहीं थी, अलग अलग राज्य में अलग अलग कर दिया था। यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1892 में तो बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और 1909 में 1909 में ये अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे उस पर। इस अधिनियम के तहत पहले एक व्यक्ति थे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार विधि सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है, पिछले वर्षों के उसमें देखेंगे आप तो ये पूछा भी गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको कि पहले विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, तो वो SP सिन्हा साहब थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वही सिन्हा साहब हैं जो संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। सबसे पहले जो बैठक हुई थी तो उसमें ये प्रोटेम स्पीकर बने थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार में ही मुस्लिमों के लिए जो सबसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी और ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ वो यहीं से हुआ, उसकी जो नींव पड़ी यहीं से पड़ी, मार्लियामेंटो सुधार से ही। 1909 का जो अधिनियम आया था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया, तो उसी वहीं से शुरू हो गया। इसीलिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। ये लॉर्ड मार्लियामेंटो सुधार क्यों बोलते हैं, एक प्रश्न ये भी आप जान लीजिए जानकारी के लिए कि मार्लियामेंटो, ये मिंटो तो यहाँ के वायसराय थे, और मार्ले साहब जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे। जो आपको याद होगा कि 1858 के अधिनियम से एक भारत का राज्य सचिव एक नियुक्त किया जाने लगा था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधि होता था और डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल था। तो वो मार्ले साहब थे, तो इसलिए वो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। आगे भी आपको ये जो अगला नियम आएगा वो भी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसीलिए उसको भी यही वजह से उसको भी कहा जाता है। 1919 का जो अधिनियम आता है उसको भी यही रीज़न है, तो वो मैं आगे अभी बताता हूँ आपको। देखिए, तो ये चीज़ें हुई, इसमें खास खास चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आपने देखा मार्लियामेंटो सुधार को, तो उसमें याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। मेंस और प्री दोनों में इससे सवाल पूछे गए हैं। मेंस में भी सवाल इससे आए हैं, हिस्ट्री वाले पोर्शन में इसमें आया है क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑप्शनल में आया है ये, तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्री से तो सवाल बनते ही हैं, मेन से भी ऑप्शनल हिस्ट्री का 2020 में ये सवाल पूछा गया था इससे कि मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो नेक्स्ट जो अधिनियम आया है 1919 का भारत शासन अधिनियम, आपको याद होगा
कि इसी बीच में ये अधिनियम आने से पहले, इस अधिनियम के आने से पहले ही बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। बहुत सारी घटनाएं घटने का मतलब ये है कि इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, रोलेट रोलेट एक्ट आ गया था, तो कई सारी घटनाएं हुई। उसके बाद ये अधिनियम आया और 1916 में कांग्रेस और लीग का समझौता भी हुआ, जिसे समझौता हुआ जब सूरत फूट के बाद यहाँ पर आकर 1916 में लीग और इनका आपस में मेल जोल होता है। ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा एक एक सीक्वेंस वाइज। जब क्रोनोलॉजिकल चीज़ें डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कब कहाँ कैसे क्या घटनाएं हुई। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये और क्वेश्चन बन भी सकता है आगे कि अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त घोषणा अलग है। तो अगस्त घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 को घोषित की गई थी। तो उसी में पूछा गया था कि उत्तरदायी सरकार, उसी में बताया गया था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची अलग अलग कर दी गई। जैसे आज आप देखते हैं सूचियाँ अलग है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग और स्थानीय शासन की अलग। ठीक है, तो अलग अलग सूचियाँ हैं और अलग अलग विषय हैं सभी में, वो मैं आगे के अध्यायों में उसको चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या था, अलग कर दिया गया और प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भागों, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो हस्तांतरित मतलब राज्यों के विधान परिषद जिसपे वो नियम बना सकते थे, और आरक्षित वे विषय थे जो गवर्नर की कार्यपालिका के उसमें आते थे, उनके जद में आते थे, वो उसमें वो बनाएंगे नियम कानून। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये द्विसदनीय। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ 1919 के अधिनियम से हुआ है। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, ये भी खासा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था इसी अधिनियम से शुरुआत हुई है। और द्विसदनीय व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो सुधार से, जो 1909 का अधिनियम आया था उससे, और इसमें विस्तार किया गया। इसमें क्या विस्तार किया गया, तो उसमें तो मुस्लिमों को ही दिया गया था अलग से निर्वाचन, लेकिन यहाँ पर क्या किया 1919 वाले अधिनियम में इन्होंने और विस्तार और बढ़ा दिया। किसको किसको दे दिया, सिख को दे दिया, ईसाई को दे दिया, आंग्ल भारतीय जो थे, एंग्लो इंडियन जो थे उनको दे दिया, और अन्य यूरोपीय जो थे सभी को अलग अलग करके दे दिया। ठीक, तो ये जो है इसकी विशेषताओं में से एक थी। मताधिकार सीमित था, फिर भी वही लोग दे सकते थे, कुछ जिन पे था वो बना रखा था नियम कि ये दे सकते हैं, नियम जो टैक्स देते थे या जो कुछ उनका परसेंटेज होता था। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, केंद्रीय बजट एवं राज्यों के बजट अलग अलग कर दिए गए। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं प्री में, बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1919 का जो अधिनियम की जो एक और विशेषता, वो केंद्रीय बजट और राज्य के बजट अलग अलग कर दिए गए। पहले एक ही साथ था, लेकिन इस अधिनियम के तहत अलग अलग कर दिया गया। राज्यों को बोला गया कि अपना बजट आप खुद बनाइए और खुद देखिए। ठीक है, और इसी अधिनियम में एक ये भी कहा गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो वही है वो साइमन कमीशन जो आता है, उसी को उसकी उसका प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो ये आगे साइमन कमीशन है जो नवंबर 1927 में गठित किया गया था। निर्धारित समय, क्योंकि 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद आएगा, तो ये आ गया 1927 में ही उन्होंने इसको गठित कर दिया, 2 वर्ष पूर्व ही गठित कर दिया। और उसमें जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज़ थे,
इसलिए इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं, श्वेत कमीशन भी बोला जाता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है कि श्वेत कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है या क्यों कहा जाता है। तो उसमें सभी सदस्य जो जो थे वो सारे अंग्रेज थे, और इसी वजह से इसका विरोध भी किया जा रहा था भारत में। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन गो बैक करके नारे लगाए गए, और देश के विभिन्न भागों में, स्थानों पर प्रदर्शन हुए, और उसी प्रदर्शन में ही हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के थे, उन्होंने उनका इसी विरोध प्रदर्शन में ही लाठियां भांजी गई और उसी में उनका देहांत हो गया। तो कहने का मतलब, साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसके रीज़न ये हैं। कई बार वाक्य बनाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आजकल का जो पैटर्न है यूपीएससी यूपीपीसीएस, उसमें वाक्य बनाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है। तो कई सारे दो दो तीन दे देंगे आपको सेंटेंस, और उसमें से आपको फिर कंफ्यूज करने के लिए कि 8 सदस्य थे, इसको ब्लैक कमीशन कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें ऐसे बना के दे देंगे, तो वो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। एक तो नवंबर 1927 में आया, 7 सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे इसमें, इसको व्हाइट कमीशन कहा जाता है। और इसने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी वो 1930 में प्रस्तुत की। ठीक है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए 1 2 3 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए, उसको भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो तीसरा वाला हुआ गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद ही उसमें सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कि कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, इसमें इन्होंने क्या करा कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने क्या किया, पहले हमने देखा कि 1919 में मुसलमानों के लिए निर्वाचन, अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया, पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और जो अदर थे अन्य यूरोपीय, उनके लिए अलग कर दिया। अभी 1932 में इन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए, यानी कि हिंदुओं के इसमें भी फूट डालना शुरू कर दिया। यहाँ पर दलितों के लिए भी इन्होंने अलग से निर्वाचन दे दिया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने अनशन शुरू किया। यरवदा जेल में उस समय बंद थे, और यहीं पर फिर पूना पैक्ट भी होता है गांधी जी और इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के बीच में। तो उसमें कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप जो 74 के बजाय आप 147 सीट्स ले लीजिए, लेकिन ये जो अलग से निर्वाचन पद्धति है, ये इसको जो है समाप्त कर दीजिए। और इस पर फिर बाबा साहेब एग्री हो जाते हैं और ये पूना पैक्ट होता है। तो ये भी पूछा गया है पूना पैक्ट, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है। आजकल यूपीपीसीएस में ट्रेंड हो गया है, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी के द्वारा या यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा या अन्य कोई भी परीक्षाएं जो भी हो रही हैं, उसमें ये ट्रेंड बना हुआ है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बहुत पूछता है। तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, पूना पैक्ट जैसे 1932 हो गया। ठीक है, अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो आज का जो संविधान है, जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान बना, इसके बहुत सारे प्रावधान इस अपने संविधान में सीधे सीधे ले लिए गए थे। तो ये 1935 का शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और एक दो बार अगर आप इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपका जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान, क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें
कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जो कि वास्तव में कभी अस्तित्व में आई नहीं। 3 विषयों की जो सूचियाँ थी उसको 3 में विभाजित किया गया, जो आज भी आप देखते हैं। संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो वो वहीं से शुरू हुआ था। आज जो आप देखते हैं वो उसी उसी की देन है। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है, ठीक। ये भारत शासन अधिनियम जो है प्रांतों का द्वैत शासन जो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में शुरू किया गया था, वो द्वैत शासन, उसको प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन ये वाक्य के रूप में बहुत कंफ्यूजिंग वो क्वेश्चन दे करके, सेंटेंस दे करके और आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे आता ही है क्वेश्चन। और ये सेक्शन ऐसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो सेक्शन है ये ऐसा है कि इससे आपको 1-2 प्रश्न मतलब 100% मिलने ही मिलने हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। दलित महिलाओं मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल में विस्तार किया गया, ठीक है। 1858 द्वारा स्थापित परिषद की समाप्ति कर दी गई। जो परिषद काउंसिल्स बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, फिर भी 10% ही जनसंख्या थी जिनको कि मताधिकार था, जिनके पास अधिकार था कि वो मतदान कर सकें। विस्तार करने के बावजूद भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1937 एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई है इसी इसी अधिनियम के तहत। तो ये अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रिजर्व बैंक की स्थापना, केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, 1937 में संघीय न्यायालय। तो ये चीज़ें हैं, ये विशेषताएं हैं, इसके द्वारा ये प्रावधान हुए हैं। इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन के प्रावधान हैं वही मैंने बताए भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा आप। फिर आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 20 जून 1948 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कर दिया जाएगा, वहाँ पर ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये 1935 वाले अधिनियम के पहले जो है ये कई सारे मिशन आए, जैसे अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद जैसा मैंने ऊपर पहले लेक्चर में बताया था, फिर वेवेल प्लान, सी राजगोपालाचारी प्लान, फिर उसके बाद ये कैबिनेट मिशन से ही संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। 3 जून 1947 को फिर माउंटबेटन प्लान आया, जिसमें वो विभाजन की योजना दिया था उन्होंने कि 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो ये यहाँ तक जो है आपको इस लेक्चर में जानकारी दी है मैंने। और आगे मैं आपको संविधान सभा से जो संबंधित प्रावधान है, जो अगला चैप्टर जो शुरू होगा लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत का, तो उसमें मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं उससे भी, कि कौन मंत्री बना था, कौन सा मंत्रालय किसके किसके पास था, तो उससे भी मैचिंग में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो चैप्टर 2 का होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।